वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 15 MCQ क्वेश्चन, वे भी किस चैप्टर पे बेस्ड होंगे? एसिड बेस एंड साल्ट पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसिड बेस साल्ट पे बेस्ड 15 MCQ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप सभी देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं और ऐसे हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं इस चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए या तो वहां पर जाएंगे, आप इस चैप्टर के सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होगा, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये भाई समझ में नहीं आएगा। तो जाइए उसको भी जरूर देखिए। अगर आप सारे पढ़ लिए तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज etc हैव अ सावर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे कि मैंगो आम, लेमन नींबू, रॉ ग्रेप्स कच्चे अंगूर, ठीक है, ऑरेंज संतरा, तो उनका स्वाद खट्टा होता है। अब बताना है किस एसिड के प्रेजेंस के कारण वे स्वाद में खट्टे होते हैं। तो देखिए कौन सा भाई, हमने आपको बताया था कौन सा होता है भाई? साइट्रिक एसिड। देखिए साइट्रिक एसिड के कारण आम, नींबू, कच्चा अंगूर या तो संतरा जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताया था, जैसे कि एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, साथ साथ इमली टैमरिंड में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो है कि आपका दही में पाया जाता है। तो अगर आपको ये सारा नहीं पता है तो आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, और आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फेनोल्फथालीन, लिटमस, टर्मेरिक एंड मेथिल ऑरेंज। ओके, और देखिए इसमें से देखिए या तो दोनों होंगे, मतलब पहला और दूसरा सही है, या तो दूसरा तीसरा सही है, या तो केवल दूसरा सही है, या तो दूसरा और चौथा सही है, आपको बताना है। तो सबसे पहली बात आपको हमने लिटमस पेपर के बारे में बताया था, और इसके साथ साथ हमने 2 और बताए थे, मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन के बारे में। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो है कि हमने बताया था टर्मेरिक के बारे में, वनीला, ओनियन के बारे में, तो वे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, ठीक है, शॉर्ट में लिख दें लिटमस पेपर LP, तो जो लिटमस पेपर होता है वे ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस टू रेड। अगर मान लीजिए कि ब्लू लिटमस है, ठीक है ना, ब्लू लिटमस, तो ब्लू लिटमस में जब हम एसिड डालेंगे तो वे किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखें। बेस का काम क्या है भाई? बेस जो है वे रेड लिटमस को, रेड लिटमस, ओके, रेड लिटमस को किस में बदल देता है? ब्लू में। बात समझ में आ गई? तो देखिए याद रखिएगा लिटमस पेपर वाले पे कहानी ये है, जैसे आपने एक नीला कपड़ा ले लिया लिटमस वाला, ठीक है ना, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, तो ब्लू लिटमस पेपर पे जब एसिड हम लगाएंगे, एसिड गिराएंगे, तो वे किस कलर का हो जाएगा? रेड का हो जाएगा। और उस पर जब रेड लिटमस पे ब्लू अगर बेस गिराएंगे तो वे कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो याद रखिएगा एसिड क्या करते हैं, वे ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में, और बेस क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हमको ये मिल गया। देखिए एसिड क्या भाई? एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। तो हमको यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से, ये चारों में से कौन इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड देता है? तो इसका मतलब मिल गया भाई पहला क्या? लिटमस। ठीक है, लिटमस। तो यहाँ पे हमको 1 मिल गया। और देख लेते हैं, 2 और बताए थे आपको, कौन कौन थे भाई? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज जो होता है ये एसिड में कैसे कलर देते हैं? रेड, और बेस में कैसे देते हैं? येलो। ठीक है, येलो। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देख रहे हैं कि एसिड में ये रेड दे रहा है, इसका मतलब मेथिल ऑरेंज भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड देते हैं, तो ये हो गया एक और। ठीक है, हाँ, फेनोल्फथालीन की अगर हम बात कर ले, फेनोल्फथालीन की, तो वे क्या करते हैं? एसिड में कलरलेस होते हैं, मतलब कोई कलर ही नहीं देता है। ठीक है, कलरलेस। और जबकि हम बात करें बेस में, तो बेस में ये कैसा देता है? पिंक कलर का। ठीक है,
पिंक। बात समझ में आ गई। तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, ये कलरलेस है, ये पिंक है, हमको तो रेड चाहिए ना। तो देखिए दो ऑप्शन हमको मिले, कौन कौन, लिटमस और मेथिल ऑरेंज। इसके साथ टर्मरिक होता ही है, आपको हमने बताया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2 और 4, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। बात समझ में आ गई। लिटमस और मेथिल ऑरेंज दो ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे कलर देते हैं, रेड कलर। बात समझ में आ गई। हाँ चलिए अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले अगर आप सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो लाइन बाय लाइन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बार बार कर रहे हैं, आप जाएंगे वहां पे, अगर आप सारे वीडियो देखेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब ये लगाने में और मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट will give acidic solution, ठीक है ना, acidic solution when dissolved in water। मतलब ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल्ट है जो वाटर में जब डिजॉल्व होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन देता है। अब भाई कौन है, प्रीवियस वीडियो तो देखे नहीं है, फैमिली ऑफ साल्ट वाले में जाइएगा, वे वीडियो देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ गई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तब जो साल्ट बनेगा ना वे न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। अब भाई न्यूट्रल होगा, देखिए ये जो NaCl होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, इसलिए न्यूट्रल नेचर के होते हैं। बात समझ में आ रही है। किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर ये बना होता है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हुआ ही नहीं, चलिए इसको हटा दीजिए। अब बच गए हमारे पास 3 ऑप्शन, ठीक है। देखिए ऑप्शन तो भाई हमको पता है कि ये होगा NH4Cl, लेकिन आपको उसमें और भी जानकारी मिल रही है, तो इसलिए हम एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसको मिटा दें यहाँ पे। देखिए अब हम समझें, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग अगर एसिड हो और वीक बेस हो, वीक बेस, तब क्या होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो साल्ट होगा ना वे कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर का होता है। क्यों एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो NH4Cl होता है, ठीक है, तो NH4Cl जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर ये बना होता है। बात समझ में आ गई। जबकि ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों Na2CO3 और CH3COONA, ये दोनों क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से जो साल्ट बनता है वे कैसे नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या है, NH4Cl। तो NH4Cl एक ऐसा साल्ट है जो जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कैसा सॉल्यूशन देता है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है। बात समझ में आ गई। तो ये 3 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। देखिए हमने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर जब पढ़ाए थे, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर जो होते हैं ये वाइट पाउडर होते हैं। कैसे पाउडर होते हैं, वाइट पाउडर होते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, काओकल2, ऐसे ही बोल सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है वाटर में, ठीक है ना, वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए। और डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो होता क्या है उसमें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेक वाटर टेस्टियर, वाटर को टेस्टियर स्वादिष्ट बनाने के लिए, बहुत अच्छा मीठा लगेगा, नहीं। देखिए रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, मतलब पानी से जो धूल गर्द होता है ना उसको रिमूव करने के
लिए, मेक वाटर जर्म फ्री, वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए, जो कीटाणु होते हैं ना उससे मतलब छुटकारा दिलाने के लिए, मेक वाटर क्लियर, पानी को साफ करने के लिए। तो देखिए हमने जब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। वाटर में क्यों किया जाता है? ताकि उसमें जो जर्म्स हो वे खत्म हो जाए। तो वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए, मतलब उसमें से कीटाणुओं को हटाने के लिए, मारने के लिए जो है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, आप स्क्रीन पे ये फिगर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कैसे होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। कैसे? ब्लू। वेन हीटेड स्ट्रांगली, तो जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है, स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, तो लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, जो क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लॉस कर देते हैं, टू गिव एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और जैसे ही लॉस करते हैं तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अब किस में बदल जाता है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में। अकम्पनियड बाई अ चेंज इन कलर फ्रॉम, देखिए तो क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है शुरू में ब्लू कलर का होता है, तो अब कौन सा कलर हो जाता है, यही आपको बताना है। बात समझ में आ गई? देखिए सबसे पहली बात हमने आपको बताया था कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला होता है, वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा। देखिए तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फार्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O दिख रहा है। देखिए कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का, और ये ब्लू कलर के होते हैं। जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है? बन जाता है CuSO4 प्लस बनता है 5H2O। बात समझ में आ गई? तो देखिए जो कॉपर सल्फेट बना ना CuSO4, इसी को कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और इसका कलर होता है क्या? वाइट। कैसा कलर होता है? वाइट। बात समझ में आ गई? वाइट कलर के होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लू टू वाइट। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट करते हैं स्ट्रांगली तो बनता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू से वाइट हो जाता है। याद हो गया? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मन से कीजिए। जितना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी मेहनत कीजिए, बहुत तकलीफ़ें आएंगी, तो तकलीफ़ जितना ज़्यादा होगी उतनी ही सफलता अच्छी मिलेगी। तो मेहनत कीजिए, अभी बहुत टाइम है, और ये मत सोच के बैठिएगा कि हाँ अभी बहुत टाइम है, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और एक अच्छा नंबर ला के दिखाना है, ठीक है ना। और अच्छा नंबर आएगा तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी फिनोमेना घटती है, कौन सी फिनोमेना होती है जब स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया था वाटर में। जैसे मान लीजिए कि ये वाटर था, इसमें स्मॉल अमाउंट में हमने एसिड मिला दिया, ये था एसिड और ये क्या है भाई? वाटर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो दो काम होता है। पहला तो हमने बताया था कि एसिड को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो वाटर यहाँ पे क्या होता है? डाइल्यूशन होता है। क्या होता है? डाइल्यूशन होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? तो भाई कोई भी एसिड होगा तो जैसे ही इसमें आएगा तो एक काम और होता है, कौन सा? आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन, बात समझ में आ गई? आयनाइजेशन का मतलब जो वे आयंस के रूप में टूट जाता है। जैसे अगर HCl डालेंगे ना, HCl को वाटर में डालेंगे तो क्या होता है? H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। जैसे H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा भाई? आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप खुद कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए तो दो काम होते हैं जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड को वाटर में डालते हैं, तो दो काम होते हैं। पहला नंबर तो हो गया डाइल्यूशन और दूसरा कौन सा हो गया? आयोनाइजेशन। दो हो गया। अब देखिए कौन कौन सा सही है, पहला वाला और तीसरा वाला। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखा है, देखिए पहला वाला तीसरा वाला कौन है भाई? देखिए ये पहला वाला तीसरा वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस आर। देखिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। देखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आ गई? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। और जहाँ पे क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्या होता है भाई? क्लोरीन, ठीक है ना। और एल्कली का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई? देखिए ये मतलब होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है और क्लोरीन यहाँ पे है। अब देखिए सारे में तो देखिए और यहाँ पे भी है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए थोड़ा रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए हमने क्या बताया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब 2NaCl प्लस 2H2O। देखिएगा ना, सोडियम क्लोराइड को जो वाटर मिला देंगे तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखिए इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? 2NaOH बनेगा प्लस यहाँ पे Cl2 निकलेगा प्लस H2 निकलता है, ठीक है ना। ये दोनों गैस के रूप में निकलते हैं और ये जो है कि एक्वास होता है, ठीक है ना, एक्वास सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ गई? तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, H2Cl2 एंड NaOH। बात समझ में आ गई? तो याद भी रखिएगा क्लोर एल्कली प्रोसेस को, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज, देखिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करने के लिए इन चारों में से किसका यूज किया जाता है और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। तो देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैल्शियम सल्फेट, ये वाले का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम। तो जिप्सम को लिया जाता है और जिप्सम को लेकर उसको हीट किया जाता है और जैसे ही जिप्सम को लेकर हीट करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ गई? तो देखिए होता क्या है, ऐसे आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन, मिटा दे इसको। देखिए क्या होता है भाई, देखिए ये लिया जाता है जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है ना, और इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जैसे हीट करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बात समझ में आ गई? अब प्लस बनता है 1/2H2O। ये हो गया आपका रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जिप्सम को हीट करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये 1/2 मतलब 1.5 गो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में देख रहे हैं कि यहाँ पे हाफ लिखे हैं। यहाँ पे हाफ का मतलब थोड़ा ना कि आधा वाटर का मॉलिक्यूल होता है या पूरा है तो आधा का, नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए कैल्शियम सल्फेट हाफ, यहाँ पे जो हाफ है इसका मतलब समझिएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि 2CaSO4 मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एक वाटर के मॉलिक्यूल्स को शेयर करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब इसको हीट किया जाता है ना, तो जैसे हीट करते हैं तो इसमें 2 कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल्स एक H2O को शेयर करता है। अब आप बताइए कि जब जैसे ही इसको एक करेंगे 1CaSO4 कितना को शेयर करेगा? हाफ को शेयर करेगा कि नहीं? तो यही मतलब है। तो यहाँ पे ये मत समझिए आधा है तो आधा मॉलिक्यूल होता है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि 2 कैल्शियम सल्फेट एक मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल कितना शेयर करेगा? आधा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए। सबसे बढ़िया बात याद रखिएगा कि इसको बनाने के लिए जो टेम्परेचर होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसके लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस पे वीडियो हमने बनाया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वाशिंग सोडा क्रिस्टल इज। देखिए वाशिंग सोडा क्रिस्टल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होती है, बात समझ में आ गई। देखिए सबसे पहले आपको बता दें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे हमने वीडियो भी बनाया है, उसको जरूर देखिएगा। हाइड्रेटेड साल्ट और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे बनाया है। सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बता दें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, वे साल्ट का क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर उसका एक पार्ट होते हैं, मतलब उसका एक पार्ट होते हैं कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स। थोड़ा इस तरह याद भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो साल्ट का जो क्रिस्टल होता है ना, साल्ट का क्रिस्टल जैसे हमने बताया था अभी वहाँ पे कॉपर सल्फेट वाला, ठीक है ना, तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो साल्ट के क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक पार्ट होते हैं, उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जैसे कोई भी साल्ट होता है ना, हमने बताया था वहाँ पे कॉपर सल्फेट वाला, तो वो ब्लू कलर का था क्रिस्टल, तो उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो गीला थोड़े नहीं होता है, ई मतलब दूसरा है, गीला नहीं करता है, ठीक है ना, ये फ्री होते हैं, फ्री वाटर। बात समझ में आ गई, सॉरी फ्री वाटर नहीं होते हैं। देखिएगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाशिंग सोडा क्रिस्टल में कितने होते हैं। तो सबसे पहले वाशिंग सोडा क्रिस्टल का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। देखिए ये फार्मूला होता है। अब आप देखिएगा ये यहाँ पे कितने लिखे हैं, 10, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। देखिए इस तरह एमसीक्यू करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। आप अगर सारी वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर हो जाएगा, और दूसरी बात इसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब इतना आसानी से आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सारे वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद फिर देखिएगा तो इतना मज़ा आ जाएगा लगाने में, ठीक है ना। आप पहले बोलिएगा, हम बाद में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ जिंक ग्रेनुअल्स टू गिव अ गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, द सॉल्यूशन कंटेन्स। देखिए कह रहा है कि सॉल्यूशन जो जिंक ग्रेनुअल के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस प्रोड्यूस करता है, और वे गैस जब जलता है ना तो पॉप साउंड क्रिएट करता है, ठीक है ना। द सॉल्यूशन कंटेन, तो बताइए कि वे सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है, उस सॉल्यूशन में क्या है। बात समझ में आ गई। तो देखिए सबसे पहली बात कि देखिए ये सॉल्यूशन जिंक ग्रेनुअल से रिएक्शन करता है, तो जिंक ग्रेनुअल मतलब Zn जिंक, ठीक है ना। तो जब जिंक ग्रेनुअल रिएक्शन करते हैं एसिड से, हमने बताया था जिंक क्या है, मेटल है। जिंक क्या होता है, मेटल। जिंक क्या है, मेटल। तो जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो देखिए यहाँ पे है एसिड, क्या, HCl। तो देखिए ये क्या है, एसिड। तो हमने बताया होगा आपको प्रीवियस वीडियो में जब हमने पढ़ाया था, तो मेटल प्लस एसिड जब रिएक्शन होता है तो बनता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। याद रखिएगा मेटल प्लस एसिड क्या होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे जैसे ही जिंक रिएक्शन करता है इससे तो बनता है क्या, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो बनता है ZnCl2 अब प्लस क्या हो गया, H2 गैस बाहर हो जाता है। बैलेंस है ना भाई, देखिए बैलेंस हो गया होगा। 2 Zn है, सॉरी यहाँ पे 2 लेना था, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, ZnCl2 H2 गैस बाहर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है अभी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस होता है जब जलता है ना तो पॉप साउंड निकलता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा गैस जब जलता है तो पॉप साउंड क्रिएट होता है, हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वे कौन सा क्या कंटेन किया है भाई, HCl, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई। तो इसको याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। पॉप साउंड कौन क्रिएट करता है, कौन सा गैस जलता है, तो हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन। और याद रखिएगा कि मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कौन सा ये एसिड कंटेन कर रहा था, ये HCl। बात समझ में आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय इनडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाय
टेकिंग। देखिए जैसे हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि हमको इनडाइजेशन हो जाता है, अनपच हो जाता है, पेट दर्द करने लगता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ओवर ईटिंग करते हैं तो इनडाइजेशन होता है, तो पेट में क्या होता है, पेट में हमारे होता है एक गैस एक एसिड जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में कौन सा गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो इनडाइजेशन हो जाता है, ये जो HCl है ना इसकी मात्रा बढ़ जाती है, अब एसिडिटी हो जाता है। इसको कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। बात समझ में आ गई। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब हम बेकिंग सोडा लेते हैं तो बेकिंग सोडा एक बेस है, तो बेस लेते हैं और जैसे ही लेते हैं तो पेट में एसिड है, एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमको आराम मिलता है। देखिएगा हमारा एक दोस्त है, शुभम नाम है, बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है ना, इतना खा लेता है, इतना पूरा एक बार में कम से कम 20 गो पूरी खाएगा, आप पनीर तो छोड़िए अलग से, ठीक है ना। तो इतना जब खाते हैं तो भाई ओवर ईटिंग हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब ओवर ईटिंग हो जाता है तो उसको क्या खिलाएंगे भाई, हम बेकिंग सोडा खिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेंस। देखिए एक सॉल्यूशन जब मार्बल चिप से रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो एक गैस प्रोड्यूस करता है और वे गैस क्या करता है, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की बना देता है। तो बताना है कि वे सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है। आगे क्वेश्चन समझ में, देखिए इसको मिटा दें। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही MCQ आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मार्बल चिप्स की बात करें तो आपको बताए थे मार्बल चिप हो या तो चाक हो या लाइमस्टोन हो, तीनों भले अलग अलग हैं लेकिन केमिकल कंपाउंड सेम होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इनका फार्मूला होता है। जो अंडा का छिलका देखते हैं ना ऊपर का सफ़ेद सफ़ेद, वे लाइमस्टोन मार्बल ये सब एक ही चीज़ से बने होते हैं, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या, मेटल कार्बोनेट। कैल्शियम एक मेटल है तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखिए जब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है किससे भाई, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होता है एसिड से, तो यहाँ पे एसिड कौन है, H2SO4 एसिड, ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, क्या बनता है भाई, साल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बात समझ में आ गई। तब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, अगर उसको लाइम वाटर में पास कराएंगे तो वो मिल्की हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब एक्सिस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं ना तो वे कलरलेस हो जाता है, वाइट हो जाता है। बात समझ में आ गई, कलरलेस। तो कहने का मतलब ये है कि वे सॉल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है भाई, H2SO4। बात समझ में आ गई ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए वे सॉल्यूशन क्या है, H2SO4। मतलब ये हुआ कि जब सल्फ्यूरिक एसिड मार्बल चिप्स से रिएक्शन करता है तो एक गैस प्रोड्यूस होता है। और कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास कराते हैं तो वे कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो वे सॉल्यूशन कौन सा कंटेन करता है भाई, H2SO4। बात समझ में आ गई, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये H2SO4 है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनिक एसिड के बारे में समझना चाहिए। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये नेचुरल ऑकरिंग होते हैं, मतलब ये प्रकृति में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, ये नेचुरल ऑकरिंग एसिड होते हैं, मतलब ये प्रकृति में हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं या तो उनके फल में, ठीक है ना, इनमें पाए जाते हैं। जैसे सेब में पाए जाते हैं, संतरा, अंगूर, इमली सब में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड ये प्रकृति रूप में, ये मनुष्य नहीं बनाता, सिंपल सी बात है, ये मनुष्य नहीं बनाता है। 2 प्रकार के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड, ठीक है ना, मिनरल एसिड। तो मिनरल
मिनरल एसिड जो होते हैं ये अर्थ से जो मिनरल निकलते हैं ना उससे ये एसिड बनाया जाता है, जिसे कहते हैं मैन मेड एसिड। ठीक है, तो ये मैन मेड एसिड होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, तो मिनरल एसिड ये हो गए। ऑर्गेनिक एसिड आपको समझ में आ गया, ये नेचुरल अकरिंग होते हैं, मतलब ये मैन मेड नहीं होता है, आदमी इसको नहीं बनाता है। अब भाई कौन सा एसिड है? देखिए साइट्रिक एसिड ये किस में पाया जाता है? नींबू में, संतरा में, तक उसमें आदमी डालता है? नहीं डालता है। तो ये कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड। देखिए यहाँ पे इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में। तो विनेगर में मैन मेड बनाया जाता है? नहीं। तो ये कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड चींटी जब काटती है ना तो उसमें पाया जाता है। ये तो नेटल लीफ हमने बताया भी था, तो नेटल लीफ जब चुभता है तो वे भी फार्मिक एसिड छोड़ता है, तो ये फार्मिक एसिड। तो ये भी कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड भाई, कार्बोनिक एसिड। देखिए ये कार्बोनिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, जो पेप्सी कोला होते हैं ना सब, उसमें ये कार्बोनिक एसिड का यूज होता है। कार्बोनिक एसिड जो होते हैं ये कौन सा एसिड होते हैं? मैन मेड एसिड होते हैं, मैन मेड एसिड। ठीक है ना, एसिड। बात समझ में आ गई? मैन मेड एसिड को क्या कहते हैं? मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन नहीं है? कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बोनिक एसिड मैन मेड एसिड होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड्स। देखिए एसिड्स के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है? हाँ, दूसरा वाला वीडियो नहीं, पहला या दूसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने बताया हुआ है। ठीक है ना, इंडिकेटर के बारे में, एसिड्स के बारे में पूरा कंप्लीटली बताया, उसको जरूर देखिएगा। देखिए हमने बताया था कि एसिड जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेस कड़वे होते हैं, बीटर टेस्ट होता है। देखिए एसिड को अभी हमने बताया कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखिए ये सही है ना, दे टर्न लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं? लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा है दे फील सॉपी। देखिए ये साबुन जैसे मुलायम होता है ना, साबुन की तरह एकदम जो है कि महसूस होते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, स्मूथ होते हैं। ठीक है। डी वाला है देयर pH इज लेस देन 7। और याद करिए हमने ये तीनों प्रॉपर्टी बताई है, लेकिन ये हमने नहीं बताया। ये किस में बताया? बेस वाले में। बेस जो होते हैं उसको जब टच करेंगे ना तो सॉपी मतलब साबुन की तरह एकदम मुलायम मुलायम फील होता है। ठीक है ना, तो ये बेस में प्रॉपर्टी होती है, न कि एसिड में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ये वाला सही है, मतलब ये सॉपी की तरह हमको नहीं फील होता है। ठीक है ना। एसिड तो भाई जानते हैं ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस रहता है तो उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं, और इनकी pH वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी एसिड में नहीं होती, किस में होती है? बेस में होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, द साल्ट हुज एक्वास सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन आइदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब बताइए कि रेड लिटमस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और न ही ब्लू लिटमस पे, तो भाई न एसिड है न बेस है, तो है क्या? साल्ट न्यूट्रल चीज है। क्या है वे? जो सब्सटेंस है वे क्या है? न्यूट्रल है। बात समझ में आ रही है? साल्ट नहीं, न्यूट्रल है वे, न्यूट्रल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है। अब इनमें से कौन है आपको जानना है, इनमें से कौन न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो हमने आपको बताया था, अभी बताया भी हैं, 3 बातें बताए हैं आपको। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें बताए हैं। पहला देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए जो साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता है, वे किस नेचर को शो करते हैं? न्यूट्रल। कैसा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल पे जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं उन पे किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया या तो चीनी हो गया। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन जो होता है ना उस पर ना ही कोई ब्लू लिटमस हो या रेड लिटमस, इस पर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई। दूसरा देखिएगा, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होगा तो जो साल्ट बनेगा वे किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। बात समझ में आ रही है? एसिडिक नेचर का। और तीसरा था एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, और वीक
एसिड हो, तब किस नेचर को शो करेगा भाई? वे बेसिक नेचर को शो करेगा। हमने बताया भी था क्यों, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और वीक बेस है तो OH- आयन का कंसंट्रेशन मतलब उसमें बहुत H+ आयन का मात्रा कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए वे एसिडिक नेचर शो करता है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो OH- का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, H+ का कम है, इसीलिए बेसिक नेचर शो करता है। तो 3 बातें थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है वे न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल पे कोई भी लिटमस पेपर हो चाहे ब्लू या रेड उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो पोटेशियम सल्फेट होता है, देखिए ये जो पोटेशियम सल्फेट होता है ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? KOH, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। देखिए KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट है तो H2SO4, ये हो गया आपका एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्शन किया, जो साल्ट बना पोटेशियम साल्ट बनेगा, और ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे किसी भी ब्लू लिटमस रेड लिटमस किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इन तीनों को देखें, सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम एसीटेट, ये सोडियम है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि ये अधिकतर किससे बना है? NaOH से, और NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बनते हैं। तो इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का। और ये जो एमोनियम सल्फेट आप देख रहे हैं ये किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से ये बनता है। तो इसलिए ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसा? एसिडिक नेचर। किससे बनता होगा? एमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एमोनियम क्लोराइड और क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपका रिएक्शन करते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है तो बनता है एमोनियम सल्फेट, और आपका ये रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन करके बनता है एमोनियम सल्फेट, और कैसा नेचर शो करता है? एसिडिक। तो वैसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह हमने देखा 15 MCQ क्वेश्चंस को। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो में आपने 15 MCQ को अच्छे तरीके से समझा होगा। सबसे पहली बात कि अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं फिर से कहूँगा प्लेलिस्ट पे जाएं, और या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन जरूर देखें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, और एक अच्छे नंबर लाइए, और आने के बाद एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमारी भी ये मेहनत अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।